आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जहां एक तरफ बहुत सा एक्साइटमेंट है कि किस प्रकार ये टेक्नोलॉजी वैश्विक उन्नति में एक अग्रणी भूमिका निभा सकती है, देशों के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, विशेषकर कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को और सुचारू रूप से चलाने के लिए कि किस प्रकार इन क्षेत्रों में और भी ज़्यादा विकास हो और लोगों तक सेवाएं, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो या फिर शिक्षा से जुड़ी सेवाएं हो, और भी सुचारू रूप से पहुंचे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इसमें कैसे एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। तो एक तरफ तो इस टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज़ को लेकर हमें बहुत सारा एक्साइटमेंट देखने को मिलता है, तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर वैश्विक स्तर पर अब हमें बहुत से भय भी देखने को मिल रहे हैं, विशेषकर कि इस बात को लेकर कि कहीं ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे ना निकल जाए कि मानव के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो जाए और कहीं वैश्विक मंच पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार की एंटी नेशनल या क्रिमिनल आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग ना हो पाए। इस बात को लेकर अब वैश्विक स्तर पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर चाहे वो विश्व में किसी भी देश की सरकार हो, सब सरकारें भयभीत हो रही हैं। तो विश्व में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, एआई सेफ्टी को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई। विश्व की पहली ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 1 और 2 नवंबर को यूके में संपन्न हुई। ये समिट यूके के बकिंघमशायर के ब्लेशले पार्क में संपन्न हुई और विश्व भर के तमाम लीडर्स, वैज्ञानिक, टेक कंपनियों के सीईओ आदि समिट में मौजूद रहे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस समिट में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया उस समिट में। और एआई से जुड़े जितने भी सुरक्षा को लेकर जितनी भी कंसर्न्स है वैश्विक स्तर पर, उन सभी के बारे में ऋषि सुनक ने बातचीत की। इसके अलावा टेक वर्ल्ड के बहुत से लीडर्स, बहुत सी टेक कंपनियों के सीईओज भी इस समिट में शामिल हुए, जिनमें इलॉन मस्क प्रमुख रहे। भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने इस समिट में भाग लिया। समिट के अंत में 28 देशों ने ब्लेशली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए, जिनमें अमेरिका, यूके, चीन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देश शामिल थे। अब इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत सभी देशों ने स्वीकार किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मानवता के लिए भयावह दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में जो भी विकास हो रहा है उसके साथ हमें बहुत ही सावधानी और सतर्कता से डील करना होगा और सभी देशों को आपस में मिलकर ऐसे साझा मैकेनिज्म्स, ऐसे साझा सेफ्टी प्रोसीजर्स तैयार करने होंगे जिसके माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके कि ये सभी टेक्नोलॉजीज, जो भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही हैं, वो फुल प्रूफ हो, वो सुरक्षित हो। यानी कि अगर हम सीधे साधे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इस निष्कर्ष पर ये सभी देश पहुंचे जिन्होंने भी इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में उतरे, लोगों के सामने आए, इससे पहले उसकी एडिक्वेट सेफ्टी टेस्टिंग होना ज़रूरी है। और इसलिए वैश्विक स्तर पर भी और विभिन्न देशों के स्तर पर भी इस प्रकार की एजेंसीज नियुक्त हो, इस प्रकार के टेस्टिंग मैकेनिज्म्स बनाए जाएं कि पूरी जब किसी टेस्टिंग मैकेनिज्म पर ये टेक्नोलॉजी खरी उतर जाए और इस बात की तसल्ली हो जाए एजेंसीज को कि इस टेक्नोलॉजी में कोई ऐसे लूप होल्स नहीं है जिसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए, फिर दूसरी इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सके, और ये टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ है। जब ये सुनिश्चित हो जाए, जब एजेंसियाँ कन्विंस हो जाए इस टेक्नोलॉजी की सुरक्षा को लेकर, तभी इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में उतारा जाए। यानी कि दूसरी बात कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कम से कम इस बात को लेकर इस समिट में सभी देशों के बीच कंसेंसस बनाए हैं सेफ्टी समिट में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अब रेगुलेशन की ज़रूरत है। यानी कि ये इस टेक्नोलॉजी को वैश्विक स्तर पर अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है, यानी कि ये टेक्नोलॉजी स्टेट कंट्रोल के अंतर्गत आनी चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है टेक्नोलॉजी के प्रति, जो ग्लोबल सिस्टम का, जिसको कह सकते हैं कि अगर एक कोई ग्लोबल स्टेट है, जो ग्लोबल स्टेट का रवैया है टेक्नोलॉजी के प्रति, उसमें बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही, विशेषकर कि कोरोना काल में, कोरोना के समय में हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ को लेके कितने ज़्यादा ओवर द टॉप प्रिडिक्शंस किए जा रहे थे। जनरेटिव टेक्नोलॉजीज़ को लेके, जनरेटिव एआई हो या फिर चाहे वो इमर्सिव एआई हो, 3D एक्सपीरियंसेस को लेकर और तमाम तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को लेके, और काम का मोड भी पूरा इस प्रकार से शिफ्ट कर दिया गया था पूरे विश्व में कि एआई के माध्यम से ही लोग
काम करें और एक प्रकार की हम एक रिमोट दुनिया में ही जिएंगे आने वाले समय में, इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से पैराडाइम शिफ्ट ये हुआ है कि कोरोना के बाद अब जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ गए हैं, काफ़ी 90% तो बढ़ गए हैं, तो दुनिया फिर से उसी गेयर में वापस आ रही है। तो अब लोगों को ये बात वैश्विक स्तर पर, चाहे वो सरकारें और टेक कंपनीज, उनके बात समझ में आने लगी है कि टेक्नोलॉजी को लेके इतने ओवर द टॉप प्रिडिक्शंस नहीं किए जा सकते, बल्कि ये जो है वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेगी, एथिक्स को साथ में लेकर, लोगों की सेफ्टी कंसर्न्स को साथ में लेके। मेरे ख्याल से पूरी कन्वर्सेशन इस पर, इसके जो पॉसिबल नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो चैट जीपीटी के रिलीज से होनी शुरू हुई। जब चैट जीपीटी सार्वजनिक हुआ और मार्केट में आया तो इसको लेकर बहुत से कंसर्न्स सामने आए कि किस प्रकार से खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जो है चैट जीपीटी काफ़ी एथिकल कंसर्न्स खड़े कर सकता है, खड़े कर भी रहा है, कि इसको लेकर छात्र छात्राएं जो है वो प्लेजरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और छात्र छात्राएं जो है चैट जीपीटी के माध्यम से नकल करके अपने एसेज देखेंगे, अपने पेपर्स लिखेंगे, फिर तो टीचिंग भी रिडंडेंट हो जाएगी जब आप चैट जीपीटी के माध्यम से तमाम तरीके की जानकारी हासिल कर सकते हैं, तमाम तरीके की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर बहुत से जॉब्स को भी चैट जीपीटी के माध्यम से खतरा होने का सिनारियो है, विशेष करके लेखन से जुड़े जॉब्स, कंटेंट राइटिंग से, कॉपी राइटिंग से, तमाम तरीके के जो जॉब है, जो रिसर्चर से जुड़े जॉब है। जब चैट जीपीटी आपके लिए इतनी अच्छी रिसर्च कर सकता है तो फिर भला आपको मानव संसाधनों की क्या आवश्यकता है। और फिर जहाँ तक लिटरेचर की बात है कि चैट जीपीटी क्या मानव की तरह ही क्रिएटिव होकर फिक्शन भी लिख सकता है, लिटरेचर भी लिख सकता है। तो तमाम एथिकल कंसर्न्स आए चैट जीपीटी से जुड़े हुए, जिसको लेकर मुझे लगता है कि पूरी कन्वर्सेशन की ये शुरुआत थी, इसको लेकर कि एआई के जो एथिकल कंसर्न्स है। और कुछ महीने पहले ही इस कन्वर्सेशन की शुरुआत हुई, कोई बहुत पुरानी कन्वर्सेशन नहीं है। विशेष करके इस संदर्भ में अब बहुत डिस्कशन हो रहा है एआई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर कि कहीं ये टेक्नोलॉजीज़ जो है बहुत से विश्व भर में लोगों के जॉब ना छीन ले, लोगों की नौकरियां ना छीन ले, यानी कि लोग इन टेक्नोलॉजीज़ के चलते वर्कलेस हो जाए। यानी कि एक वो दौर था जब रोबोटिक्स, जब इन टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट का पहला फेज़ था, हम कह सकते हैं इनिशियल फेज़ था। तो जब बहुत से ऑटोमेशन के जॉब्स और बहुत से मैकेनिकल जॉब्स जो है वो टेक्नोलॉजी ने ले लिए, तो जिस प्रकार उस समय लोगों की नौकरियां चली गई, तो अब इस टेक्नोलॉजी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फेज़ में अब कुछ क्रिटिक्स का मानना है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्रिटिक्स है, कि अब जो है टाइम वाइट कॉलर जॉब्स का है। यानी कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी, वैसे वैसे जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, चाहे वो टीचर हो, ऑफिस वर्कर्स हो, जर्नलिस्ट हो, या राइटर्स हो, कंटेंट राइटर्स, बहुत से वाइट कॉलर जॉब्स भी एआई टेक्नोलॉजी के साथ उनके जाने का खतरा है। तो ये तो खैर एक डूम्सडे सिनारियो है, लेकिन जो एआई टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में जो लोग बोलते हैं, जो सकारात्मक विचारधारा रखते हैं, उनका मानना है कि ये बहुत ही ओवर द टॉप डूम्सडे प्रेडिक्शंस, और हमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है, डेवलप होती है, तो भले ही वो अपने साथ जॉब्स ले जाती है, बहुत सी चीज़ें बदलती है, उथल पुथल मचती है, तो थोड़े टाइम के डिसबैलेंस होता है, लेकिन फिर बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी होती हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी वैक्यूम में नहीं रहती, बल्कि वो अपने साथ बहुत से नए अवसर लेकर भी आती है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 90 के दशक में जो हमारे पास अवसर उपलब्ध थे रोज़गार के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए, स्वरोजगार के लिए, बहुत सी चीज़ें करने के लिए, और जो आज हमारे साथ पास अवसर उपलब्ध है, में ज़मीन आसमान का अंतर है। यानी टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए बहुत से नए क्षेत्र खोले भी हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मैकेनिकल जॉब्स हैं वो टेक्नोलॉजी ने रिडंडेंट कर दिए हैं। तो इसलिए जो बहुत सकारात्मक विचारधारा रखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी से होगा ये कि लोगों की जॉब्स का जो मैकेनिकल पोर्शन है, यानी कि जो जिस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स है या इस प्रकार के उबाऊ जॉब्स है, मोनोटोनस जॉब्स है कि आपको कोई रिकॉर्ड रखना है, कुछ चीज़ें मेंटेन करनी है, तो इस प्रकार के उबाऊ जॉब ज़रूर एलिमिनेट होंगे। और जो लोग इस प्रकार के जो जिनकी ड्यूटीज़ में, जिनके जॉब ड्यूटीज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव काम आता है, वो इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव काम से मुक्त हो जाएंगे, और ताकि वो अपने क्रिएटिव कामों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फोकस कर सके। उदाहरण के लिए, आप एक टीचर हैं, आप एक टीचिंग जॉब कर रहे हैं, तो आपको बहुत से रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने पड़ते जो आपको पसंद नहीं, बट आपको करने पड़ते हैं। बट एआई टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से अगर आपके रूटीन काम जो है वो ऑटोमेटेड हो जाए, तो आपके पास अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए जो आपका असली काम, उसमें ज़्यादा समय रहेगा। तो ये सोच है जो एआई के बारे में जो सकारात्मक विचारधारा रखते हैं एआई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ये उनकी सोच है। अगर भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो विशेष करके ये जॉब सिनारियो के संदर्भ में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और भारत की जनसंख्या इतनी अधिक है, तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये बात ज़रूर है कि कोई भी एआई टेक्नोलॉजी अगर आगे बढ़ती है तो इसको इस हिसाब से आगे बढ़ना होगा, हमें उस टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से एम्ब्रेस करना होगा कि वो हमारी जो वास्ट ह्यूमन रिसोर्स है उसको साथ लेके चले, और
उस रिसोर्स को एक असेट के रूप में उसका प्रयोग हो, ना कि उस रिसोर्स के बिल्कुल अलग थलग जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो एआई से जुड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज से, और विशेषकर कि भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं एआई टेक्नोलॉजीज का, एआई का उपयोग आने वाले समय में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, रियल टाइम में आतंकवादी गतिविधियां प्लान करने के लिए, या फिर प्रोस्पेक्टिव आतंकवादियों को, टेररिस्ट को ग्रूम करने के लिए इसका दुरुपयोग ना हो। और ये एक बहुत बड़ी चिंता है, विशेषकर कि जनरेटिव एआई के संदर्भ में, जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि एक्सपर्ट्स का मानना है इसके माध्यम से आप बाकायदा हज़ारों लाखों की संख्या में न्यूज़ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स जनरेट कर सकते हैं, भले ही वो फैक्ट्स पर आधारित हो या ना हो, भले ही वो ट्विस्टेड हो। और इस बात को मालूम करना बहुत मुश्किल होगा कि जेन्युइन न्यूज़ रिपोर्ट्स नहीं हैं, बल्कि एआई द्वारा जनरेटेड है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और प्रोपोगंडा के क्षेत्र में जो है वो एआई एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा सकता है, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है, और इसलिए इसे रेगुलेट करना बेहद आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो इसका दुरुपयोग बहुत सी ऐसी चीज़ों की जानकारी के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरियाज़ है, ग्रे एरियाज़ है, जैसे कि हथियार बनाने की जानकारी, कि आप हथियार कैसे बनाएं, या फिर आप ड्रग्स कैसे बनाएं, या फिर आप किसी को मारे कैसे, आप आतंकवादी गतिविधियों को कैसे अंजाम दें। तो इस प्रकार की जो जानकारी है उसको हासिल करने के लिए चैट जीपीटी का आराम से इस्तेमाल कर सकता है। वो आपको पूरी प्रोसेस बताएगा। तो जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं या फिर जो आतंकवादी संगठन है, उनके लिए एक ये पूरा, जिसे कहते हैं कि पूरा खेल का मैदान हो जाएगा चैट जीपीटी। ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट से ये जानकारी हासिल नहीं कर सकते, बहुत सी ऐसी जानकारी इंटरनेट पर भी उपलब्ध रहती है, बट आपको वो इतनी आसानी से नहीं मिलती और आपको यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है, फिर आपस में तार जोड़ने पड़ते हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है बहुत ही एफिशिएंटली एक प्रोसेस की तरह आपको ये सब बहुत सारी प्रोहिबिटेड जानकारी दे सकता है। तो अगर चैट जीपीटी को इस तरह से प्रोग्राम भी किया जाए कि वो कंट्रोवर्शियल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे, तो भी बहुत सारी इस प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है और उसके मैनिपुलेशन के जरिए ये सब इन्फॉर्मेशन, जानकारी चैट जीपीटी से हासिल की जा सकती है। तो विशेष करके जो बहुत ही सीजनड जो है, सीजनड क्रिमिनल्स है या फिर बहुत आतंकवादी संगठन है इस प्रकार के, वो चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, यानी रियल टाइम में टेरर अटैक्स ऑर्केस्ट्रेट भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेहद चिंता का विषय है। कुछ महीने पहले ब्रिटिश मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल वल्नरेबल लोगों को आतंकवाद के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी को इस प्रकार से फुल प्रूफ बनाया जाए कि आतंकवादी इसका दुरुपयोग ना करें। अब इस न्यूज़ रिपोर्ट में विशेषकर की संभावना पर चिंता जताई गई थी कि जिन लोगों को किसी प्रकार की मानसिक बीमारियां हैं या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, उनको चैट जीपीटी जो है, उन एआई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल उनको ब्रेन वॉश करने के लिए किया जा सकता है, उनको आतंकवाद की तरफ धकेला जा सकता है। और विशेषकर कि इसमें बच्चे बहुत वल्नरेबल हैं। उदाहरण के लिए आप अगर एक छात्र छात्रा है, आपकी कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है और आप चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन करें, लोगों ने ये प्रोसेस शुरू भी हो गई है कि आप अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए एक ह्यूमन की तरह ही चैट जीपीटी जो है ह्यूमन कन्वर्सेशन पैटर्न्स रिप्लिकेट करता है, आपसे बातचीत करता है। तो अगर आपकी कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या कुछ इस प्रकार की आपको कोई ना कोई आपको मानसिक बीमारी है, तो चैट जीपीटी उस कन्वर्सेशन के दौरान ही आपको ब्रेन वॉश कर सकता है और आपका दिमाग दूसरी तरफ ले जा सकता है। तो ये काफ़ी खतरनाक है और इस रिपोर्ट ने इसी दिशा में चिंता जताई है, क्योंकि इसके फिर लीगल इम्प्लिकेशंस भी हैं कि कानूनी तौर पर इस बात से कैसे डील किया जाएगा। अगर मान लीजिए चैट जीपीटी ने, आर्टिफिशियल एआई टेक्नोलॉजी ने किसी को ब्रेन वॉश किया कोई क्राइम कमिट करने के लिए, और वो बच्चा है या वो एडल्ट भी है चाहे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर सी बात है कि जहाँ तक कानून की बात है तो कानून तो उस ब्रेन वॉश किए हुए इंडिविजुअल को ही जिम्मेदार ठहराएगी, लेकिन इसका जो असली मुजरिम है वो कौन है? क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। अब उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किसने किया है? इतने बड़े इंटरनेट जो कि पूरा ओपन सोर्स है, उसमें ये पता लगाना तो लगभग असंभव है। तो इसके लीगल इम्प्लिकेशंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिमिनल कौन है जब क्राइम जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कमिट किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट करके लोगों को अगर ब्रेन वॉश किया जाएगा। तो यही सब गंभीर चुनौतियां हैं एआई टेक्नोलॉजी के सामने, जो ब्रिटेन में हुई एआई सेफ्टी समिट का केंद्र बिंदु रही। तो और यही वजह है कि ऐसी सेफ और सिक्योर करने में इन टेक्नोलॉजीज़ को क्रॉस
बॉर्डर कोलैबोरेशंस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी एआई टेक्नोलॉजी हो वो किसी वैक्यूम में डेवलप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक देश ने उसे डेवलप किया, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन से ये डेवलप होती है टेक्नोलॉजीज। बहुत से स्टेक होल्डर्स रहते हैं, और क्योंकि जो इंटरनेट का माध्यम है उसमें जो बॉर्डर्स होते हैं वो पोरस होते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जहाँ बिल्कुल ही सेंसरशिप कर रखी है, इंटरनेट को बहुत रेगुलेट कर रखी है, ये टेक्नोलॉजीज जो है वो पूरी दुनिया को एक साथ इम्पैक्ट करती हैं। तो इनके विकास में भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, वैश्विक स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं, और अगर इन टेक्नोलॉजीज़ का दुरुपयोग अगर होगा तो उसमें भी वैश्विक स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। और इसलिए इस कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया कि इस टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करने में, सिक्योर करने में क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशंस का, वैश्विक स्तर पर कोलैबोरेशंस का, साझेदारी का बहुत महत्व है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।